सबसे पहला सवाल सर, करियर चूज करने में इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है? सी आज के समय में ऑप्शंस बहुत है, ऐसा कोई ज्यादा criteria कौन नहीं है। सक्सेसफुल होते हैं, फ्रंट बेंचर्स या बैक फिर मैं बेंचर्स? बोलूंगा बीच वाले बीच की रेंज वाले। हर ऐसा कोई एक क्राइटेरिया नहीं कि केवल जो अगर सक्सेस रेशियो इस हिसाब से डिसाइड होगा कि फ्रंट में बैठने वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा और पीछे बैठने वाला सबसे कम सक्सेसफुल होगा। सी एआई को मैं जो देखता हूँ जिस तरीके का इट इज अ बज़वर्ड नाउअडेज और उसका बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है। नंबर 2, एआई और एनी टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स। स्टार्टिंग पैकेज एमबीए में क्या रहता है स्टूडेंट्स का? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बच्चे ने वो 2 साल कैसे बिताए हैं। बट अगेन किसी भी सिस्टम के अंदर में एक चीज बहुत कॉमनली यूज होती है, वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मास्टर डेटा इज बेसिकली द बेसिक एसेंस। अगर आपने वो सही तरीके से फीड करा है तो आपका 50% बैटल यू हैव ऑलरेडी वन। इंटर्नशिप में जितना ग्राउंड लेवल का काम करोगे और जितना डेडिकेशन के साथ में काम करोगे उतना ज्यादा तुम बेटर प्रोफेशनल बन के आओगे। सो बीबीए के बाद हमें क्या करियर चूज करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए? बीबीए अगर किसी बच्चे ने लिया है उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप एमबीए करेंगे ज्यादा बेहतर है। अपार्ट फ्रॉम दिस एमबीए प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, नेटवर्क स्किल्स, नेटवर्किंग. It helps you to connect with the professionals of your respective field, I would say. अगर हम बोलेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस वर्सेस एमबीए ज्यादा बेटर क्या होगा फॉर एन इंडिविजुअल? Both works, but अगर MBA with work experience होगा तो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। करियर में क्या चूज करें, सारी लाइफ की कंफ्यूजन्स और सीवी कैसा बना होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आज मिलने वाले हैं बिकॉज हमारे बीच है सुधांशु कुमार जी। सर वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। और जितने भी स्टूडेंट के जो 20s के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं करियर को लेके, लाइफ को लेके और करियर स्विच को लेके, सो आज सारे क्वेश्चंस के आप मेरे पास क्वेश्चंस रेडी हैं। आपको लाइक वेरी एक्साइटेड कि सारे बंदों सब लोगों के आज क्वेश्चन के आंसर्स मिलने वाले हैं, जो कंफ्यूजन्स होती है लाइफ की वो सॉल्व होने वाली है। सो सर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार दीप्ति जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो सबसे पहला सवाल सर, करियर चूज करने में इतनी कंफ्यूजन क्यों होती है? सी आज के समय में ऑप्शंस बहुत है। मैं थोड़ा सा डायल बैक करूंगा आपको। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, राइट, उस टाइम पर क्या होता था कि कैरियर के लिए बड़े लिमिटेड ऑप्शंस थे। एक मतलब आपका कैरियर बहुत अच्छा है, आप अगर आपने ऑप्ट किया है सो आइदर यू आर एन इंजीनियर और यू आर अ डॉक्टर। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं था, या फिर आप सिविल सर्विसेज में जाइए। करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन वाज कि आप बैंक में पीओ हो जाइए, राइट। तो ये 4 ऑप्शंस के बीच में सारे बच्चे घूम रहे होते थे। नाउ एज द टाइम पासेस और आज की जनरेशन के पास में अगर मैं कैरियर के बारे में बात करूं तो बहुत सारे नए सेगमेंट्स खुल गए हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल टूरिज्म इंडस्ट्री काफी बड़ी हो गई है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी बड़ी हो गई है, आपका जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज है वो बहुत बड़ी हो गई है, होटल मैनेजमेंट सेगमेंट बहुत बड़ा हो गया है। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस हैज ओपनड अप। नाउ आई थिंक सोशल मीडिया पार्ट भी ऐड हो गया है। सोशल मीडिया पार्ट आल्सो ऐड इन्फ्लुएंसर्स इज अ फुल टाइम जॉब नाउ। वेरी डिफरेंट व्हेन आई वेंट टू माय फादर एंड सेड कि मेरे को मैनेजमेंट कोर्स करना है आफ्टर ग्रेजुएशन। सो उनको समझ में नहीं आया एंड ही सेड पता नहीं क्या करना चाहते हो, जो मर्जी है वो करो, मैं फीस दे दूंगा। So that was his reaction. So then that's how I landed up in the management course, and I pursued. But yeah, once I completed my course, I placed through my campus interview and all. और जब मेरा career progression आगे बढ़ा, so फिर उनको अच्छा लगा कि ना I have chosen a right field. और वो एक समय था जब professionally qualified लोग इस line में आ रहे थे। जैसे जब मैंने पहला ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था तो वहां पर ऐसा नहीं था कि MBA करके या डिप्लोमा इन मैनेजमेंट करके लोगों ने जॉब शुरू करी। वो जनरली 12th पास थे या ग्रेजुएट्स थे या कुछ ओनर फैमिली के लोग थे जो लीड कर रहे थे फंक्शन को। तो इस तरीके से काम हो रहा था। हमारी जनरेशन एक बैच पहले से लोगों ने उन्होंने मतलब प्रोफेशनल्स को हायर करना शुरू किया था एंड देन उसके बाद में तो लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो बीबीए के बाद हमें क्या करियर चूज करना चाहिए, क्या कोर्स करना चाहिए? बीबीए अगर किसी बच्चे ने लिया है उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है कि अगर आप एमबीए करेंगे ज्यादा बेहतर है। बट एमबीए ऑप्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि केवल बीबीए करा हुआ हो बच्चे ने। वो बीए करा हुआ बच्चा भी हो सकता है, बीकॉम वाले बच्चे भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स बीबीए वाले तो है ही,
बीटेक वाले हो सकते हैं, बीएससी वाले हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री से अगर कोई आ रहा है। मेरे पास में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने एविएशन इंडस्ट्री में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा एंड देन दे मूव टू द एमबीए कोर्स। तो आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर रहे हो अपना ग्रेजुएशन, आप एमबीए की तरफ अपना कोर्स कैरियर परस्यू कर सकते हैं। एमबीए से करियर स्विच हो जाता है या जंप हो जाता है करियर में, क्यों इंपॉर्टेंट है एमबीए? See, MBA gives you an understanding on 2-3 things. Okay. First, that they help you to understand what management is all about. पहले क्या होता था, लोग काम करते थे, पीपल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ड्यूरिंग द वर्क सीखते थे। आज जब आप एमबीए करते हैं तो आपके पास में ये सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर्ड वे में समझाई जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम आपका जो स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में आपको डीप नॉलेज दी जाती है। Okay. Apart from this, MBA provides you the opportunity to improve your communication, network skills, networking. It helps you to connect with the the professionals of your respective field, I would say, because a lot of industry visits are happening. We are arranging a lot of guest lectures, a lot of industry interactions keep happening. So people get to know the people who are already working in the organization. फ्रॉम अ वेरी काफी पास से देखने का मौका मिलता है उनको, और इस वजह से उन्हें सीखने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जो वो इंडस्ट्री में जाएंगे, 6 महीना या साल भर लगाएंगे, काम सीखेंगे, एंड देन दे विल ग्रो, दे बिकम इंडस्ट्री रेडी फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, अगर वो एमबीए करके जाते हैं इंडस्ट्री रेडी। सो स्टार्टिंग पैकेज एमबीए में क्या रहता है स्टूडेंट्स का? ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बच्चे ने वो 2 साल कैसे बिताए हैं। अगर मैं ये बोलूं, या कोई भी इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी नहीं देता कि मैं आपको मिनिमम 10 लाख के पैकेज से शुरू करेगा या 15 लाख से करेगा। ये प्योरली डिपेंड करता है कि बच्चे ने वो 2 साल कैसे इन्वेस्ट करे हैं। राइट। अब मैं जिन बच्चों के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, मैं उनको हमेशा ये चीज बोलता हूँ कि तुम्हारी क्लासरूम ट्रेनिंग तुमको केवल 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती है एक बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए। इसके अलावा तुम अपने अराउंड के जो इकोसिस्टम है उससे क्या सीख रहे हो, what you are learning when you are meeting or interacting with the industry people, what you are seeing and observing, how societies are moving, what is happening in the geopolitical situations, what kind of government policies are getting made, and what is the implication of those policies and all. So आपको जब आप MBA कर रहे हो तो खाली ये नहीं कि मेरे को कोर्स सिलेबस पढ़ना है, एग्जाम देना और पास हो जाना है, and then I'll get the a good job. No, आपको जो आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में you need to have a complete clarity, और आपके पास में सीक्वेंशियल मैनर में आंसर होना चाहिए हर एक चीज का। अगर हम बोलेंगे कि वर्क एक्सपीरियंस वर्सेस एमबीए, ज्यादा बेटर क्या होगा फॉर एन इंडिविजुअल? बोथ वर्क्स, बट अगर एमबीए विद वर्क एक्सपीरियंस होगा तो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। मैं उसका रीजन बताता हूँ क्या है। मान लीजिए अगर एक बच्चा है जिसने बीबीए करा और ग्रेजुएशन के बाद में वो एक जॉब परस्यू कर रहा है, ही स्टार्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का स्पेशलाइजेशन है। ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव, और वो 3, 4, 5 साल के बाद में काम करके जा रहा है, या 10 साल काम कर लिया। जो उसी के बाद एक स्टूडेंट ऐसा ही उसी बैच का है जिसने बीबीए के बाद एमबीए करा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड देन ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। राइट। अब इसमें क्या होगा कि ये भी 5 साल के बाद में हो सकता है थोड़ा थोड़ा इनके कैरियर में डिफरेंस आना शुरू होगा। ये एग्जीक्यूटिव से आगे सीनियर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा, ये भी जब 2 साल एमबीए करके आएगा तो ये भी सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर से शुरू करेगा। सो इनिशियली देयर कैरियर माइट बी एट पार, बट 10 years down the line, this guy will grow and become general manager at a faster pace as compared to this guy who has done the BBA. Number one. Second thing, the second differentiating factor is when these guys go and apply for any job positions. अब वहां पर अगर फिल्टरिंग क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट हैज टू बी एमबीए, अगर अब उसमें जिसने बीबीए कर रखा होगा उसने एमबीए नहीं करा हुआ है, वो फिल्टर आउट हो जाएगा। सो जिसने एमबीए करा फिर वो आगे के लिए प्रोसीड करेगा। सो व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर एनी चेंज ऑफ द जॉब और समथिंग, देयर क्वालिफिकेशन मैटर्स। इवन मैं आपको बताता हूँ, आज भी अगर मैं किसी काम के लिए कहीं जाता हूँ, या कभी जैसे अगर मैंने बात करी थी हमारे जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उस टाइम पर, apart from having 32 years of experience, I have been asked about my qualifications, which I have completed in way back in 91 or 93. Okay. So qualification always helps and pays. Give you extra edge. Definitely yes. Okay. So ऐसे बोलते हैं कि MBA students are like very polished professionals. They are already trained. You just need to fit in your company. See, I mean, you cannot categorize students of MBA in one category only. We have a mixed lot always.
Okay. Some are very polished, some are very raw. Some, I mean, people are coming from, you know, family business background. Correct. They just came to complete a degree and then go back and join their own business. Okay. So I mean, there are mixed kind of population is there always, and their aspirations of life about career is very, very different. Yeah. So we have to treat the students differently. Okay. Depending upon their career aspirations. And what do you suggest for like employees and students? They should opt for executive MBA or MBA. Like MBA takes, I think, more than 3 years to 5 years. No, normal MBA takes 2 years time. Normal MBA takes 2 years. If somebody wants to do MBA with some experience as a part-time MBA, that might, in some institute, it might take 3 years time. 3 years. Executive MBA generally takes 1.5 years time. 1.5 years. Which one is the best for growth? Depending upon from which institute you are pursuing, but yeah, executive MBA is good for those people, those who are having 5 or 10 years of experience. Work experience. Yeah, if a person can manage with part-time MBA with reputed institute, will be better. Okay. Because part-time MBA, you have to go and attend the classes 3 days or 4 days in a week's time. So you have more classroom exposure as compared to your executive MBA. Okay. Executive MBA is mostly happening through online, and only the they go and meet with their faculty once in 6 months time. That's how it works. They just need to go for exams. For exams, yeah. Okay. So I think both are good. Depends if you are opting for executive MBA. So I have to you should have experience. Yeah. So if I have to categorize, the regular MBA is number 1 priority. Right. Part-time MBA is number 2 priority. Okay. And executive MBA is priority number 3. Number 3. Yeah. Okay. So passion को follow करें या practical career choose करें? Practical career with passion. Okay. कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं और उसमें अगर passion नहीं है, आप सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते. करेक्ट. किसी भी कैरियर को ऑप्ट करने के लिए, अगर आप भी जिस फील्ड में काम कर रही हैं, अगर आप में पैशन नहीं होता, तो शायद आपने जो माइलस्टोन्स अचीव करें अपनी लाइफ में, आप कभी कर नहीं पाती. Passion helps you to do excel in that particular field, and if you're doing excel in that particular field, it helps you to get the success, name, fame, money, everything. Okay, if somebody's passion is something else, जैसे उसको पता है कि उसको अर्निंग नहीं हो रही है. सपोज अ यूट्यूबर, he just started a channel और उसको पता है वो उसका पैशन है, लेकिन अभी उसको कोई अर्निंग नहीं है, 0 अर्निंग है. वर्सेस वो एक जॉब कर रहा है 9 to 5 की, जो बहुत बोरिंग है और उसको जस्ट एक उसकी बेसिक अर्निंग नीड पूरी हो रही है, जिससे वो अपने पैशन को फुलफिल कर पा रहा है. और ऐसे काफी लोग कर रहे हैं. अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए वो एक और जॉब कर रहे हैं ताकि उससे वो अर्न करके उसमें लगा सके, चाहे वो अपने ड्रीम्स में लगा सके. सो इसमें आपका क्या सजेशन है? मेरे हिसाब से लाइफ की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके लिए, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा. ये देयर आर 5 सेगमेंट्स जो बहुत जरूरी है. और उसके लिए आप कोई भी ऐसा कैरियर नहीं चूज कर सकते जहां पर अगले 2 साल 3 साल आपको कमाई नहीं होनी है और उसके बाद जाके फिर एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि अच्छा फ्यूचर होगा. सो आपको अपनी डेली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इन 5 चीजों से रिलेटेड, उसको पूरा करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपका मंथली अर्निंग सिस्टम हो. आपके महीने की किसी एक पर्टिकुलर तारीख में कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए और फिर उसके से आपकी EMI और मंथली खर्चे और बाकी चीजें निकलती रहें. अगर लेफ्ट ओवर कुछ अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, अगर आप उसको सेविंग नहीं भी डालना चाहते और उसको अपने पैशन में लगाना चाहते हैं, टू डू अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर कैरियर, वो कर सकते हैं. बट आप सबसे पहली चीज है कि बेसिक नीड तो पूरी करनी पड़ेगी. आपको खाना पड़ेगा, आपको अगर आपकी फैमिली है तो बच्चों के लिए रहने के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, बाकी चीजों के लिए जरूरत पूरी करनी पड़ेगी. व्हेन यू कम आउट ऑफ दिस, देन यू स्टार्ट फॉलोइंग द पैशन, और एल्स यू हैव अ फैमिली सपोर्ट. Yeah, so if you want, say for example, somebody wants to become an actor, for example. अब उसके पास में अगर उसका फैमिली सपोर्ट है, वो कहते हैं बेटा जाओ, तुम अगले 10 साल तुम्हें जो करना है करो, चाहे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, तुम्हें मिले या नहीं मिले कोई फर्क नहीं, अगले 5 साल तुम स्ट्रगल करो, और उसके बाद में तुम अगर नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, वी हैव अ बिजनेस, कम बैक एंड विल जॉइन द फैमिली बिजनेस. तो उस तरीके का अगर सपोर्ट अगर फैमिली की तरफ से मिलता है और फिर वो बच्चा जाके स्ट्रगल करता है, प्रॉब्लली उसके सक्सेस होने के चांस शायद ज्यादा हो, और नहीं भी होगा तो एक पीस ऑफ माइंड है कि मेरे को एटलीस्ट इन 5 सालों में पैसे के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. राइट. सो तो वो एक है. बट या कि बेसिक नीड पूरा करना इज समथिंग व्हिच हैज टू बी वेरी वेरी एसेंशियल थिंग टू हैव. ओके, क्या मार्क्स रियली डिसाइड करते हैं कि आपका बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनल तौर पे
वो ये कि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैं कहता हूँ जो से 60 to 80% की रेंज वाले बच्चे हैं या 50 to 55 to 80% की रेंज वाले बच्चे हैं, ये ज्यादा लाइफ में एक्सेल करते हैं एज कम्पेयर टू जो बहुत टॉपर है। ओके, राइट, सो अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से, बट मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि बच्चों को नंबर्स के लिए कभी भी बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। एवरेज स्टूडेंट ज्यादा एक्सेल करते हैं लाइफ में, दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड आई फील, क्योंकि वो क्या रहता है कि वो ऑलराउंडर होते हैं। जब वो अपना ग्रोइंग स्टेज पर होते हैं, सो वो पढ़ाई भी कर लेंगे, वो घूमने फिरने भी जाएंगे, लड़कों के साथ शैतानी भी करेंगे, स्पोर्ट्स में भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, सो दे बिकम कंप्लीट पर्सनालिटी। और अगर कोई बहुत ही स्टूडियस बच्चा है, दिन 24 घंटे में 12-14 घंटे बैठ के केवल पढ़ाई कर रहा है, उसका लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हो सकता है पढ़ाई में नंबर्स बहुत अच्छे ले आए, बट क्या लॉन्ग रन में वो सरवाइव कर पाएगा? I personally have doubt on this or reservations on this. Because real life में तो he need to face people, he need to have networking. तो मुझे लग रहा है कि एवरेज स्टूडेंट नेटवर्किंग में ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। बहुत जरूरी है, और लाइफ आपको बहुत कुछ सिखा देती है, तो उससे बड़ा क्लासरूम आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से बच्चे जो मिडिल उसमें रेंज में रहते हैं 60 to 80% एज आई मेंशन, वो मुझे लगता है कि ज्यादा एक्सेल करते हैं। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने अपने लाइफ में हर ग्रेड अचीव करा है। फर्स्ट डिविजनर भी रहा हूँ, सेकंड डिविजनर भी रहा हूँ, थर्ड डिवीजन भी आई है, मैंने टॉप भी किया है, पोजीशन होल्डर भी रहा हूँ, सो हर चीज मिली है। और कैरियर में मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा बहुत तेजी से मेरा कैरियर ग्रो करा था, बट सस्टेनेबल ग्रोथ रही है। जब मैं जहां से मैंने शुरू किया था और जहां पर मैं पहुंचा, एक मतलब ग्रेजुअली मैं ग्रो करता गया और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ में गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नंबर्स बहुत ज्यादा आएंगे तभी आप कर पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स फेल होते रहते हैं अपने सब्जेक्ट्स में, क्लास में बैक आते हैं, रिपीट करते हैं और धक्के मार मार के बस किसी तरह पास हो जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है या फेलियर है? बच्चों के ऊपर डिपेंड करेगा, पर मुझे लगता है कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो है वो भी अपने कैरियर में अच्छा करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब उनका जो एकेडमिक पीरियड होता है या ईयर्स होते हैं, उसमें अगर उन्होंने अच्छा नहीं करा तो बैक ऑफ माइंड में उनके दिमाग में ये चीज चल रही होती है कि यहाँ पर मेरा अच्छा नहीं हुआ और मेरे को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दे पुट दोज काइंड ऑफ एफर्ट्स ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ देयर कैरियर। और अगर उन्होंने वो कर लिया है तो काफी हद तक वो मेकअप कर लेते हैं उस गैप को जो उनके पढ़ाई के दौरान हुआ है, और 3-4 साल के बाद में दे स्टार्ट ग्रोइंग। अदरवाइज नहीं तो अदर ऑप्शंस आर आल्सो देयर। हम लोग जब बात करते हैं नॉर्मल प्रैक्टिस में जिनके बहुत कम नंबर आए हैं या फेल हुए हैं, तो पॉलिटिशियन तो बन ही सकते हैं। बिल्कुल। और बैक बेंचर्स क्या लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं? होते हैं। हर ऐसा कोई एक क्राइटेरिया नहीं कि केवल जो अगर सक्सेस रेशियो इस हिसाब से डिसाइड होगा कि फ्रंट में बैठने वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगा और पीछे बैठने वाला सबसे कम सक्सेसफुल होगा। ऐसा ज्यादा कौन सक्सेसफुल होता है, फ्रंट बेंचर्स या बैक बेंचर्स? फिर मैं बोलूंगा बीच वाले बीच की रेंज वाले। पहले 2 छोड़ दीजिए, आखिरी के 2 छोड़ दीजिए, उसके बाद बीच वाले, क्योंकि वो स्टूडियोज भी हैं और वैसे भी हैं। सो दे हैव एबिलिटी टू बैलेंस द इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। ओके, करियर चेंज करना वीकनेस है या स्मार्ट डिसीजन? इट डिपेंड्स। डिपेंड्स इन द सेंस कि आप कैरियर कब चेंज कर रहे हैं। आप एमबीए करके निकले, 6 महीने नौकरी करी, समझ में नहीं आया, फिर दूसरी चेंज करी, फिर 6 महीने समझ में नहीं आया, तीसरी चेंज करी, फिर समझ में नहीं आया, चौथी चेंज करी। शुरू में आपको मिल भी जाएगी, बट आप 3 साल के या 5 साल के बाद में अगर किसी कंपनी में जाएंगे और मेरे जैसा अगर बॉस या मैनेजर बैठा होगा या रिक्रूटिंग पर्सन बैठा होगा, वो कभी भी ऐसे लोगों को नहीं लेगा जिसने 3 साल में 5 नौकरियां बदली हो। उसका रीजन है कि एक इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि आप जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करता है, उसके ऊपर 3 से 6 महीना इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। जब वो डिलीवर करने के लायक बना तो उसने कंपनी बदल ली। सो ऐसे लोगों को फिर जो कंपनीज हैं वो दे प्रेफर कि वो ना ज्वाइन करें तो ज्यादा बेहतर है। बहुत ज्यादा जो क्विकली स्विच करते हैं तो आई थिंक सैलरी हाइक के लिए करते हैं, पर 3 मंथ्स वाला चीज one should avoid कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं बहुत ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट अगर मैं बोलूं कि एक एज अ प्रोफेशनल अगर आपको है, मैक्सिमम जो आप कर सकते हैं करना चाहिए वो 5 साल के पीरियड में आप तीसरी जॉब में जा सकते हैं। 5 साल में आप 2.5 से 2.5 साल के बीच में एक जॉब अगर चेंज कर रहे हैं, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ रिसोर्स जिसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ओके, तो मिनिमम ईयर आप कितना बोलते हैं? अगर किसी कोई आप सीवी स्टडी करते हैं तो कोई भी जॉब सीकर का मिनिमम कितना वर्क एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है कि हाँ ये सही है, इसको हम हायर कर सकते हैं?
again there is no such benchmark is available. And okay. I know that you are also coming from the corporate background, so you also aware of that ऐसा कोई benchmark नहीं होता है. okay. I have seen in my career जिन्होंने ऐसे हैं जिनको मैं personally जानता हूँ कि एक कंपनी में as a management trainee ज्वाइन करा और 25 साल कैरियर spend करने के बाद में they move to other company after spending 25 years after becoming the vice president, and there they joined as a CMO, chief marketing officer or something. Right. That position they have attained. And so अगर आपका ग्रोथ विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको कंपनी दे रही है और आप उसके लिए उतने ही सीरियसनेस के साथ में एफर्ट कर रहे हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रो कर सकते हैं. और अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको जो आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है नहीं मिल रही, तो आप अगर स्विच कर रहे हैं बट आपका जो पैशन है और जो डिटर्मिनेशन है काम करने का, अगर वो सेम पेस पे अगर आप रखते हैं, तो आप चेंज करके भी आप ग्रो कर सकते हैं. चेंज करके कर सकते हैं. बट आप जितना फ्लेक्सिबल होंगे लाइफ में और कैरियर में, ग्रोथ उतनी ज्यादा आएगी. जब मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मूविंग बिटवीन द लोकेशंस, मूविंग बिटवीन द फंक्शंस, सो लॉट ऑफ थिंग्स. Within supply chain domain there are various functions आते हैं. Say for example I worked in supply chain management, मैं उसके बारे में ज्यादा बात कर पाऊंगा. Okay. So within supply chain there are various sub functions are there. Demand planning है, supply planning है, production planning है, material resource planning है, procurement है. Within procurement there is a sourcing and purchasing है. उसके बाद stores management है, inventory management है, फिर distribution है, transportation है. अब अगर आपने दो एक साल अगर से विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप काम करो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में से 20 साल, और आपने सब डोमेन्स में काम करा, तो मे बी 5 years or 10 years 7 8 10 years down the line you might become the head of supply chain. Right? So विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप ग्रो कर सकते हैं, बट हाँ एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है. आप खाली ये बोलूं कि मैं एसी रूम्स में बैठा रहूंगा और एसी रूम में बैठ के काम करूंगा और मेरे को फील्ड का नॉलेज नहीं है और मैं ग्रो कर जाऊंगा, कभी नहीं करेंगे. सबसे बड़े फेलियर्स ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में कहीं पर भी बैक ऑफ माइंड में है, स्टूडेंट्स के मन में, कि मैं ऐसी जॉब पकड़ूं जो कॉर्पोरेट की जॉब हो, एसी रूम्स में बैठ के काम करूं. दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि बड़ा सुपरफिशियल सॉल्यूशंस दे विल प्रोवाइड. और एक उसी बैच का एमबीए पास आउट बच्चा है जो पढ़ के निकलेगा, शॉप फ्लोर पे जाके काम करके आएगा, और उस पोजीशन को जब once he will attain that position, he will be able to do more justice for his work and the position which he or she will be holding. Because उसको practical knowledge he knows what are the pain areas of the downs, people working at the lower grade cadre in the organization. So वो समझना बहुत जरूरी है, उसको वहाँ का environment समझना जरूरी है, वहाँ का ecosystem समझना जरूरी है. And then when you are making any strategy, when you are participating in making any policy, it is going to be benefited for the organization as well as with these set of people. बिकॉज अगर आप उनको साथ में ही अगर जस्टिस नहीं करेंगे, जिन लोगों को एक्चुअली डिलीवर करना है, तो फिर आप सक्सेसफुल फंक्शनल हेड बन भी नहीं सकते. करेक्ट. ओके, रिक्रूटर्स सीवी देखकर 10 सेकंड में सबसे पहले क्या जज करते हैं? इनिशियली अगर मैं बात करूं, the kind of education you attained, from which institute you have taken, the kind of experience you have, in which organizations you have worked, what kind of profiles you have handled, and what kind of accomplishments you have. Okay. So overall जब मैं I have taken a number of interviews, और जब मैं अगर देखता था कभी भी सीवी को शॉर्टलिस्ट करता था, तो मैं उसके जो शुरुआत करता था ये देखता था कि उसके accomplishments क्या हैं, किस तरीके के रोल्स को उसने हैंडल करा हुआ है, and what kind of capability and skill set that guy is going to bring to the table. Okay. Right? So this is something which I will always look for. And hobbies भी हम चेक करते हैं जब सीरीज देखते हैं कि इसकी हॉबी क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है ये बंदा. Definitely yes. I mean, if I am getting a person who has a diversified personality, because there is one concept you might have heard which is called the work-life balance. Right. So work-life balance is not about how much time you are spending on the work or in your personal space. अब वो ये भी हो सकता है कि आप out of 24 hours आप 14 घंटे काम करें, but still your work life balance is very good. There might be some people who are working only 6 or 8 hours time, spending 6 to 8 hours time on their work, but still their work life balance is not in a very on a positive note. Okay. So the amount of time which you are spending at work or in your personal space, if you are able to utilize in a qualitative manner, then probably you will be able to do the justice from both the fronts, the work side and the personal side.
Within personal side, it is your choice whether you want to build the network, reach out to the people, meeting people, going for the party gatherings, or you want to pursue any hobby. Okay. Anything. Definitely yes. If a person is building a hobby, it gives at least me as an interviewer a very, very positive impact about that person. That yes, the person is delivering his business objectives, but he has also certain other passions as well. So such kind of people become a very good. Your passion can give edge in your CV. Correct. It gives that gives the impression of a complete package once we are hiring such kind of persons. Okay. सबसे कॉमन मिस्टेक जो सीवी में लोगों को अवॉइड करनी चाहिए? बहुत सब्जेक्टिव सीवी नहीं बनाना चाहिए. जब आप सीवी देखिएगा एंड व्हेन यू आर गेटिंग एन नंबर ऑफ सीवीज फॉर व्हेनेवर यू पब्लिश एनी पोजीशंस, लोगों को ये लगता है कि मैं जो पाऊं वो बता दूं सीवी में कि शायद उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, आपके सीवीज में इंफॉर्मेशन बुलेटेड पॉइंट्स में होनी चाहिए. एट अ ग्लांस देख के समझ में आना चाहिए कि इस बंदे के पास में क्या स्किल सेट है, क्या कैपेबिलिटीज हैं, वेदर दोज कैपेबिलिटीज आर राइट फिट फॉर मी और नॉट. अगर किसी ने बहुत लेंदी सीवी भी बना रखा है ना, तो हो सकता है शायद मैं देखूं ही नहीं, पलट के रख दूंगा, मैं दूसरे सीवी पे चला जाऊंगा. बिसाइड्स वो जो पोटेंशियल एम्प्लॉई है वो अच्छे स्किल सेट को लेके आता हो. बट बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव सीवी नहीं बनाना चाहिए. वेरी योर सीवी शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव एंड शुड स्टेट ऑल काइंड ऑफ skills you have and all kind of accomplishment or whatever you have achieved in your career, वो clearly reflect होना चाहिए. So one pager CV हम suggest करते हैं कि आप one pager CV रखें, बहुत lengthy मत करें. If you are a fresher, one pager CV is good enough. Good enough. Okay. Even say I would say you are a very professional of say 20 years or 15-20 years, maximum 2 or 3 pager CV is good enough. Okay. Generally, even I have spent my say amount, I have completed 32 years of my career till now. मेरा CV भी, अगर आज भी जो मेरे पास CV है, मैं still I have a CV by the way. Okay. That CV has 2 pages only. 2 pages. 2 pages. It should be like very brief and crisp description. Yeah. Okay. Brief and crisp description about whatever I have done so far. Okay. उसके बाद में जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, बात करूंगा, वर्बलाइज करूंगा, वहां पर मैं बताऊंगा whatever I have done. Whether it is fitting the right bill or not as per the company's requirement. Right. वो है, वो वहां पे मुझे verbalize करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा at the time of giving the interview. Okay. And एक perfect CV के 5 must to have elements क्या होते हैं? Must to have. देखिए 5 में पहला मैं आपको बताता हूँ कि एक तो जब आप पहला जॉब अपने बारे में प्रोफाइल लिख रहे हैं, तो आपका जो समरी नोट आ रहा है, उसमें 4-5 लाइन में आपके पूरे कैरियर जर्नी को आ जाना चाहिए. Whatever kind of roles, responsibilities you have done so far. Number 1. Number 2, then you pick up your academics. आपके academic qualification है कि क्या है. That ideally should be in the descending order. So highest qualification will come first and then go down. Okay. Then third thing is you talk about your work ex. कि आपके पास work experience क्या है. Again, it will be in the descending order. Okay. Very brief note about what kind of designation you handled, the company name, which period, that's it. Correct. Bulleted points. After that, you might have, if you have worked in, say, for example, the people like me who have worked 32 years, if I start writing, I probably might write 5 pages. So then I have to write, you have to identify some keywords and then describe that this is what I have done in my career. So for example, if I have to talk about, I have done sourcing, procurement, NPD, project, SAP or ERP. So keywords I have to pick up and some 1-2 liners maximum. Okay. And then some key contributions which I have contributed while I was delivering my responsibilities. So whatever I helped business to achieve, I consider it as my my contribution in the business. Okay. So that also needs to be mentioned. Then it should come what kind of technical skill set, the skill set you have, and then your personal details. That's it. Okay. Very, very short and simple. Very short. Okay. So LinkedIn प्रोफाइल कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक प्रोफेशनल के लिए? बहुत इम्पोर्टेंट होती है. LinkedIn से जज करते हैं रिक्रूटर्स? मैं ये नहीं बोलूंगा जज करते हैं, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. अब LinkedIn में जब भी अगर मेरे को किसी को सेलेक्ट करना होगा या लेना होगा और मैंने उसका प्रोफाइल देख लिया है, इंटरव्यू ले लिया है, बट इफ आई वांट टू गो एंड सी assess the person, I'll go and see his LinkedIn profile. Okay, you do? Yeah. While taking after interview, after interview, before in the process of taking the interview also,
आई गो एंड सी द प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन कि क्या क्या उसने मेंशन करा है, किस तरीके के पोस्ट उसने डाले हैं, किस तरीके के पोस्ट में किस तरीके का कमेंट किया हुआ है. सो ये सारी चीजें, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ पर्सन टू that person is, whether he or she, based on his complete portfolio, including their, even the remarks, the kind of remarks, the quality of remarks they are writing, on any post. That also help me to understand, to evaluate the person whether he's the right fit for the organization or not. Okay. AI के जमाने में कौन सी skills future proof है एक student के लिए कि हाँ मेरा future set है? See, AI को मैं जो देखता हूँ, जिस तरीके का इट इज अ बज़वर्ड नाउअडेज, और उसका बहुत बड़ा हवा बना दिया गया है. अगर मैं बोलूँ, जरूरी है, एक टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा एक चीज यूनिवर्सल ट्रुथ रही है, वो जब हमने पढ़ाई करी थी तब भी थी, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो आज से 50 साल बाद पढ़ेंगे उनके लिए भी रहेगी. और वो यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को अगर आप अपना सर्वेंट ट्रीट करेंगे, इट इज वेरी गुड फॉर यू. द मोमेंट यू अलाउ दैट टेक्नोलॉजी टू बिकम योर मास्टर, इट इज गोइंग टू हार्म यू. That's true. Number one. Number two, AI or any technology for that matter cannot replace the human beings in any field. Why I am saying so? Because बेसिक नॉलेज लेके ही आप ह्यूमंस आएंगे. जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशंस हैं उसको तो ह्यूमंस ही करेक्ट करेंगे. जो एम्पैथी है या सिंपैथी वर्ड्स है, सिस्टम नहीं समझेगा, ह्यूमन समझेंगे. और ये सारी चीजें हैं जो पर्सनल टच हम कहते हैं जब हम अपने जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग होनी चाहिए, एक टीम बिल्डिंग होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए. इन सब के पीछे पर्पस क्या होता है? बिकॉज ये सारी चीजें केवल ह्यूमंस ही कर सकते हैं. कैन यू एक्सपेक्ट, आज की तारीख में तो आई कैन नॉट विजुअलाइज जहां पर कि मशीन्स एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट कर पाए, है ना, इंडिपेंडेंटली, विदाउट गिविंग एनी कमांड और सिस्टम और समथिंग. बट हैविंग सेड दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एआई ने लाइफ बहुत आसान करी है, डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट करी है, डेटा काफी एक्यूरेटली प्रेजेंट किया है. वो इन सब चीजों को की मदद से अगर मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा हूँ, बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, मुझे डेफिनेटली उसकी मदद लेनी चाहिए. बट मेरा रिलायबिलिटी एआई के ऊपर हो जाए वो जरूरी नहीं है. अगर वैसा करते हैं देन प्रोबेबली विल बी कमिटिंग अ मिस्टेक. बेसिक नॉलेज, बेसिक लर्निंग्स, आपको जो क्लासरूम ट्रेनिंग्स हैं वो आपको आएगी. आपके जो सब्जेक्ट मैटर, जो स्पेशलाइजेशंस की जो नॉलेज है या स्किल्स हैं, वो आपको काम करके ही मिलेगा, पढ़ के ही मिलेगा. बट जब आप ये काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हमने जब कैरियर शुरू किया था तो हम लोग जो डेटा मैनेजमेंट था वो मैनुअल रिकॉर्ड्स थे. ठीक है, उसके बाद में एक्सेल हुआ, उसके बाद में ईआरपी आई. जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा डेटा डिगिंग का जो टाइम है या सॉर्टिंग का या उसको रीअरेंज करने का जो टाइम है और उससे कोई कंक्लूजन निकालने का जो टाइम है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है. वो टाइम सेव कर रहा है. बट अगेन किसी भी सिस्टम के अंदर में एक चीज बहुत कॉमनली यूज होती है, वो होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट. से फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जिन्होंने 2007-8 में SAP इंप्लीमेंट कर दिया. उसके बाद में उन्होंने जो मास्टर डेटा है, विच इज अ वेरी क्रिटिकल, सो किसी भी ERP सिस्टम के अंदर में 3 वर्टिकल्स होते हैं. एक होता है उसका मास्टर डेटा, एक होता है उसका वर्टिकल होता है ट्रांजेक्शन, एंड थर्ड थिंग होती है उसका रिपोर्टिंग सिस्टम, डैशबोर्ड, काइंड ऑफ MIS जनरेटेड. मास्टर डेटा इज बेसिकली द बेसिक एसेंस. अगर आपने वो सही तरीके से फीड करा है तो आपका 50% बैटल यू हैव ऑलरेडी वन, राइट. आपका वो चलेगा, अच्छा चलेगा, सब कुछ रहेगा. बट लोग गलती क्या करते हैं कि जितने भी हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी है मोस्टली, एंड स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दो सेट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स जिनका 400-500 करोड़ का टर्नओवर है, या जिन्होंने 5-10 करोड़ से बिजनेस शुरू करा है और ग्रेजुअली 50-60-70 करोड़ में पहुंचे हैं. वो मतलब ये मान के चलते कि जो डिसीजन मैं लूंगा वही सही है. उसकी जगह पर उन्हें ये देखना चाहिए कि पूरे जो भी मैं अगर डेटा बना रहा हूं उसके लिए मेरे को जो कॉम्पिटेंट बंदा है उसको लेना चाहिए. आप किसी भी ऐसे आदमी को जिसको उसकी जानकारी नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, या जिसके बारे में पता नहीं है, अगर आप उसको दे देंगे, वो क्या करेगा, अपने तरीके से आप मास्टर डेटा मेंटेन करना शुरू करेगा. इनिशियली आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. 3, 4, 5, 6, 7 साल के बाद में फिर आपको क्या होगा, डुप्लिसिटी बहुत हो जाएगी आइटम कोड्स में, वेंडर मास्टर्स में, कस्टमर मास्टर्स में और दूसरे टाइप के मास्टर्स में. और जब आप रिपोर्ट निकालने जाएंगे आफ्टर ट्रांजेक्शंस, आपके पास में क्या होगा कि एक ही
एक पर्टिकुलर आइटम लेना है, वो 2-3-4 जगह पे पड़ा हुआ है, अब आपको कंसोलिडेट कैसे करेंगे? सो मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा था कि उस कंपनी ने क्या करा कि मास्टर डेटा को जनरेट करने का काम किसी को भी दे दिया, वहां पे वो कंट्रोल नहीं लगाया। 2007 के बाद में जब 2018-19 में मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किया, वहां पर आई हैव बीन चोजन बाय देम फॉर ड्राइविंग द डिजिटाइजेशन, और उसमें करना कुछ नहीं था, मास्टर डेटा क्लिनजिंग करनी थी, एक मेजर चंक ऑफ वर्क वही था। और उसके लिए कंपनी ने करोड़ ऑफ रुपीस दे हैव स्पेंट। तो अगर आप अपने शुरुआत में सही चीजों को अगर सही करेक्ट करके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वापस आते हैं वापस क्वेश्चंस के ऊपर, उसी तरीके से एआई का भी है। आपके जो रियल इनपुट्स हैं, अगर आप उसको सही तरीके से फीड करेंगे एआई में, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स। बट अगर आपके इनपुट्स अगर करेक्ट नहीं है तो फिर आपके आउटपुट्स भी सही नहीं होंगे, रिलायबल नहीं होंगे। नहीं, नेक्स्ट 2 years कौन कौन सी जॉब्स हैं जो ऑब्सोलीट हो जाएंगी, मतलब खत्म हो जाएंगी मार्केट से? मुझे नहीं लगता कि कोई भी जॉब ऑब्सोलीट होगी। अगर आपका क्वेश्चन अगर इस तरफ है कि कोई क्या एआई की वजह से जॉब जाएगी, नहीं जाएगी। एआई की वजह से बल्कि जॉब जनरेट होगी। हाँ, तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि एआई जॉब हटा देगा या एआई के आने से मैन पावर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, कभी नहीं होगी। अगर पहले एक्स रिक्वायरमेंट थी तो अब शायद एक्स 10% एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर पहले x थी या 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट थी, अब 1100 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी बिकॉज ऑफ एआई। हाँ, सो नंबर विल इंक्रीज। ओके, 20s में सबसे बड़ी करियर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो अपनी विम्स एंड फैंसीज में रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि जब वो प्रोफेशनल कोर्स की शुरुआत करते हैं तो उन्हें किस तरीके से आगे परसू करना चाहिए। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत मतलब इंटर्नशिप प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी है मैंने, और उनको यही कन्विंस करने की कोशिश करी कि इंटर्नशिप में जितना ग्राउंड लेवल का काम करोगे और जितना डेडिकेशन के साथ में काम करोगे, उतना ज्यादा तुम बेटर प्रोफेशनल बन के आओगे। प्रोसेस, वर्कफ्लो, पीपल, प्रोडक्ट, इन सब चीजों के ऊपर अगर आप फोकस करके और एकदम ग्राउंड लेवल के जॉब्स करते हो, आप ये मान के चलो 6 महीने बाद जब वापस आओगे और आप इंटरव्यू दोगे, यू विल बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन। आपके इंटरव्यूज में जो आंसर्स आपके निकल के आएंगे ना, वो ऐसे होंगे कि वो इंटरव्यूअर सुनना चाहेगा। और कोई आदमी अगर ये कहता है कि मेरे को इंटर्नशिप के दौरान मुझे ऐसा चाहिए जो मेरे एसी ऑफिस में हो, कुछ नहीं करूं, एक कोई असाइनमेंट दे दिया, घूम लिया, काम कर लिया और फिर 2 महीने बिता के आ गया और उसके बाद में फिर मैं इंटरव्यू में बैठूंगा, तो डेफिनेटली आई विल नॉट बी एबल टू आंसर इट। एक बच्चा जो शॉप फ्लोर पे खड़ा होकर 12 घंटे 10 घंटे 12 घंटे खड़े होकर काम करके आ रहा है, वर्सेस एक बच्चा जो एसी रूम में बैठा हुआ है, उसने दिन भर में शायद 1 घंटे या 2 घंटे काम करा है और बाकी टाइम पास करा है, तो दोनों में वो डिफरेंस रहेगा एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट ड्राइव्स। सो इंटर्नशिप को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, डेफिनेटली, और लर्निंग जितनी ग्राउंड फ्लोर लर्निंग बिल्कुल होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला और अपने बच्चों को भी यही बोलता हूँ बार बार कि जो क्लासरूम टीचिंग है, दैट इज ओनली constitute 30% ऑफ योर लर्निंग। एक्चुअल लर्निंग आपको शॉप फ्लोर पे ही आएगी, और उसके तरीके बहुत है। आप इंटर्नशिप पे आप जाते हो, लाइव प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, आपकी इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं। आप इन सब अपॉर्चुनिटीज को जितना ज्यादा ग्रैब करोगे उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। ओके, इंटरव्यू के टाइम पे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे? कैसी चीज, क्या बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए स्टूडेंट की जिससे लगे कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है? आपका क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसका आंसर बहुत बड़ा है। अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो मैं बताता हूँ। इसका क्या है कि सबसे पहली बात आप ये समझ के चलिए कि जब इंटरव्यू के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं जाने के लिए, पहली बात तो वो प्रिपेयर करते ही नहीं है। नंबर 2, जब उनका ये रहता है, जब इंटरव्यू के टाइम पे ऐसी क्या हमें बॉडी लैंग्वेज करनी चाहिए जिससे लगे कि हम बहुत कॉन्फिडेंट है? सी, इंटरव्यू के लिए बच्चों को जब भी जाना चाहिए ना, वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने मतलब एज एन एकेडमी मेरे को 2 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए, और उसके पहले मैं कंपनी में सीनियर पोजीशंस पर रहा हूं, तो जहां पर मैंने इंटरव्यूज लिए हैं बहुत सारे, और मैंने बहुत जगह दिया भी है। सो आई हैव आल्सो कमिटेड द सिमिलर काइंड ऑफ मिस्टेक्स। सबसे पहली चीज है कि आपको आपका सीवी बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में बना होना चाहिए। दैट इज योर गेटवे टू गेट द इंटरव्यू कॉल। आई मीन दैट्स द टिकट फॉर गेटिंग द इंटरव्यू कॉल, नंबर 1। नंबर 2, आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं उसके पहले आप 5, 10, 15, 20 इंटरव्यूज में ऑलरेडी अपीयर हो चुके होते हैं। आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको उसका क्वेश्चन बैंक बनाना है। आपने जब 5, 7, 10 इंटरव्यूज दे लिए, उसके बाद में क्या होगा कि मोस्टली आपको रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे। आपको यूनिक क्वेश्चंस 1 या 2 मिलेंगे। आप उसकी रिपोजिटरी बनाइए, आप उसको लिखते जाइए, हर क्वेश्चंस का आंसर लिखिए,
Okay. उस आंसर की आप प्रिपरेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 बार रिपीट करिए, 20 बार रिपीट करिए, 50 बार रिपीट करिए। जितना आप प्रिपेयर होके जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे इंटरव्यू देने के टाइम पे। Okay. दूसरी चीज, जब आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन हो रहा है, वहां पर अपने बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। Okay. आपको वहां पर आपकी कैपेबिलिटीज बतानी है। हाँ, जब इंटरव्यू पूछते टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो हम शुरू कर देते अपनी फैमिली के बारे में बताना, Correct. अपनी हॉबीज बताना। हाँ. So I think उसमें हमें क्या बहुत शॉर्ट रिप्लाई बहुत ही क्रिस्प आंसर देना चाहिए। उसका ये है कि आपको अपने बारे में एक ब्रीफ एक लाइन में बता दीजिए। यू स्टार्ट विद योर हायर क्वालिफिकेशन। अब अगर किसी ने सपोजिंगली मैंने पीजी डिप्लोमा इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया हुआ, तो डू आई नीड टू टेल देम कि मैंने ग्रेजुएशन भी करा है, 12th भी करी है, 10th भी करी है? नो, आई हैव डन पीजी डीएससीएम। और उसके बाद अगर मेरे को एडिशनली कुछ बताना है, जैसे मैंने कुछ और एडिशनल कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी, दैट आल्सो आई कैन ऐड कि मैंने 2 साल का पीजी डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन मैथमेटिक्स मैनेजमेंट किया है, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन अगर मेरा ग्रेजुएशन बीए बीएससी बीकॉम है, तो मैं ये बता सकता हूँ। अगर मैंने बीटेक करा, देन आई कैन से देन आई एम इंजीनियर आल्सो बाय क्वालिफिकेशन एज वेल। सो वहां पर मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ये कर लिया। उसके बाद में देन यू टॉक अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ contributions or roles responsibilities you have done, what kind of training you have done so far, what you have learned from the training or certifications which you have done. See, ultimately you have to sell yourself, right? और उसके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि what value you are going to bring to the table for the the company which is going to hire you. Exactly. I think मुझे ऐसा लगता है कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले उस कंपनी की, your package depends on that. Definitely. Yeah. So सैलरी नेगोशिएशन के टाइम पे क्या हमें ध्यान रखना चाहिए कोई भी जॉब सीकर को? पहली बात तो आप जब अप्लाई करते हैं, तो उनका आपका अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको पता रहता है कि जो मेरा सैलरी बैंड है वो से 10 से 12 लाख है। सो इफ यू आर वर्किंग एट समवेयर 6 लाख से 7 लाख, दे अज्यूम कि आप इतना 30-35% ग्रोथ पे जाएंगे। अगेन ये वेरी करता है आप किस स्टेज ऑफ कैरियर पे हैं। अगर आप इनिशियल ईयर्स में अगर आप कैरियर पे हैं, तो आपको 30, 40, 45, 50% तक ग्रोथ मिल जाएगा। कई बार डबल ग्रोथ भी मिल जाता है इनिशियल फेजेस में। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 20% डिस्काउंट ग्रोथ पे या 20%, 15% ग्रोथ पे आपको जाना पड़ सकता है। अगर आप लेटर पार्ट ऑफ, जहां पर अगर मान लीजिए आपका पैकेज अगर 2 करोड़ रुपए है, अब उस जगह पर अगर वो बोले मेरे को 50% ग्रोथ मिलेगा, मिल सकता है, मना नहीं कर रहा, बट चांसेस आर लेस। लेकिन अगर आपकी 5 लाख की सीटीसी और आप बोले मैं 7.5 लाख की सीटीसी पे जाना चाहता हूँ, 50% ग्रोथ में या जंप आपको मिल सकता है सीटीसी में। बट एज यू ग्रो इन द लैडर, आपका जो परसेंटेज है वो श्रिंक करता जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जनरल मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात करूं, एक्सेप्शंस होंगे दोनों जगह, राइट? ऐसे भी होंगे जो 2 करोड़ की सीटीसी पे काम कर रहे हो, दूसरी कंपनी उनको 5 करोड़ पे हायर करेगी। और ऐसी भी कंपनी हो सकती है कि जो 5 लाख पे कर रहे हो, उसको कंपनी 5,25,000 पे हायर करेगी, विच इज वेरी लेस। ओके, सो गवर्नमेंट जॉब वर्सेस स्टार्टअप कल्चर, व्हिच वन इज बेटर फॉर स्टूडेंट? मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करूंगा। गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब वर्सेस स्टार्टअप। इसके लिए है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, आप कितनी जल्दी अर्निंग मेंबर बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, सो गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट्स फ्रॉम प्यून एंड इट गोज अप टू IAS। सो आपका एस्पिरेशन कहां पर जाकर बैठ रहा है। आप प्यून भी हो सकते हैं, क्लर्क भी हो सकते हैं, बैंक में ऑफिसर भी हो सकते हैं, PCS ऑफिसर भी हो सकते हैं, IAS ऑफिसर भी हो सकते हैं, कुछ और दूसरे जॉब्स हैं गवर्नमेंट के, उसमें भी जा सकते हैं, जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी जा सकते हैं। तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपको किस रोल में जाना है। द काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन यू हैव, वो देखिए वो आप उससे मैच कर, उस एस्पिरेशन से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। देन यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर टू अचीव दैट जॉब। वो पूरा एक डिफरेंट बॉल गेम है फॉर गेटिंग द गवर्नमेंट जॉब। और जिनको गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, जिनका माइंडसेट में रहता है कि नहीं मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, वो शायद मेरे ख्याल से जब तक वो ग्रेजुएशन में आते हो ये मन बना चुके होते हैं कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के अलावा कुछ करना ही नहीं है, उसी की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है। और फिर एक है, अगर कोई MBA लाइन पकड़ के जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने बीटेक कर रहा है, ग्रेजुएशन करी, MBA कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ये मान के चलता है कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहा हूँ और मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है, वहां से ग्रो करना है। तो ऐसे लोग भी करते हैं जहां पर वो जाते हैं, MBA करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के लिए, और उसके बाद में दे स्टार्ट वर्किंग फॉर द इंडस्ट्री। सो व्हेन आई एम सेइंग इंडस्ट्री मींस अ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। थर्ड कैटेगरी है कि मेरे को एज एन एंटरप्रेन्योर करना है। विद इन एंटरप्रेन्योर अगर बनना है आफ्टर अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से MBA, उसमें भी 2-3 तरीके के लोग होंगे। एक, जिनके फैमिली में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा होगा,
एक होंगे जो फर्स्ट जनरेशन के एंटरप्रेन्योर होंगे, उनके लिए स्ट्रगल थोड़ा बढ़ जाता है बिकॉज वहां पर उन्हें कुछ नहीं पता होता, दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. I mean, you have to understand in which area you want to go, the product selection. पहले तो आप आइडिया आइडेंटिफाई करिए क्या प्रोडक्ट लेना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस ज्योग्राफी में जाना है, उसके अलावा आपके फाइनेंसेस क्या हैं, आपको कितने लोगों को हायर करना है, क्योंकि एक अकेला आदमी तो सारे काम नहीं करेगा. सो वो कितना है, आपके पास में जो कैश फ्लो है उसका वो कितने दूर तक आपका सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि आप मार्केट में अगर सपोजिंगली प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो आपको 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल के बाद में रेवेन्यू आना शुरू होगा. तो उस ये वेदर अगर वो 5 साइकिल के बाद में रेवेन्यू आना शुरू होगा तो क्या आपके पास में इतने फाइनेंसेस अवेलेबल है कि आप अपना बैक एंड ऑपरेशन पूरा मैनेज कर पाओ? अगर नहीं है तो फिर आपके पास में क्या रिसोर्सेज है? अच्छा, स्टेज 2 तक पहुंचे, क्या डू यू हैव कैपेबिलिटी टू सेल दिस प्रोडक्ट टू एनी अदर पर्सन, और यू कैन ब्रिंग सम एंजल इन्वेस्टर और एनी इन्वेस्टर और लिक्विडेट योर शेयर होल्डिंग इन द बिजनेस, और उसको लेने के लिए लोग हैं या नहीं है. तो जब तक आप बहुत डीप स्टडी के साथ में नहीं जाएंगे तब तक बहुत डिफिकल्ट होगा, स्पेशली फॉर द फर्स्ट जनरेशन. फॉर गेटिंग अप्रूवल्स फॉर ऑल काइंड ऑफ एमसीए में अप्रूवल लेनी पड़ती है, जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपको लीगल जो आपके स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हैं वो आपको करने पड़ते हैं. सो एंटरप्रेन्योर बनना फर्स्ट जनरेशन का इज मोर डिफिकल्ट देन डूइंग अ जॉब. एक क्वेश्चन और भी आ सकता है जो आप पूछ सकती हैं, वो ये कि नौकरी शुरू करने के कितने साल के बाद में एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. लोग बहुत गलती करते हैं ये समझने के लिए. मेरे पास में कुछ बच्चे आए जो कहते हैं मैं 10 साल तक नौकरी करूंगा और उसके बाद में मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा. उसका मेरा ये कहना है कि अगर ये गलती कभी ना करें कि 10 साल नौकरी करने के बाद में आप एंटरप्रेन्योर बने. कारण ये है कि जब आप एमबीए पास कर रहे हैं, आप 22 से 24 साल की एज ब्रैकेट में है. जब आप 10 साल पास करेंगे तो 34-35 साल के दायरे में होंगे, तब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएंगे, तब आपकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, और फिर आप फाइनेंशियल रिस्क लेने की सिचुएशन में नहीं होंगे. एंटरप्रेन्योरशिप चला नहीं चला, तो अगर आपको वो रिस्क लेना है तो आप शुरू में ले लो. 2 साल नहीं भी चलेगा तो कोई बात नहीं, आप जाके सेल कर बाद में आप जाके सेल कर सकते हो, बिकॉज़ आई हैव ट्राइड दिस ऑप्शन, इट डिडंट वर्क आउट. आपके फेलियर्स हो सकते हैं, वहां से आपने कैसे रिकवर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, या आपके पास में टाइम है वापस रीस्टार्ट करने का. वैसे तो यू कैन रीस्टार्ट एट एनी एज, बट आपका रिस्क का जो फैक्टर है वो बढ़ता जाता है. अर्ली 20s में रिस्क फैक्टर सही होता है. आप ले सकते हो, करेक्ट, अफोर्ड भी कर सकते हो, फैमिली नहीं होती. से बिटवीन 20 to 30 आप कर सकते हो. सपोजिंगली अगर से लड़का है, अब उसने प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, बीटेक कर लिया है या एमबीए कर लिया है या बीटेक एमबीए कर लिया है, उसने नौकरी करना शुरू करा, एंड व्हेन वंस ही गॉट मैरिड उसकी वाइफ भी जॉब कर रही है. तो एक थोड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि चलो वाइफ कमा रही है, मेरे पास जो बेसिक नीड की मैंने 5 चीजें जो आपको शुरू में बोली थी वो मेरा सिक्योर्ड है. नाउ आई कैन टेक द रिस्क, आई कैन बिकम द एंटरप्रेन्योर. सो वन पर्सन विल गो एंड स्टार्ट डूइंग द बिजनेस. चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कम से कम दाल रोटी मिल रही है 2-3-4 साल के बाद में. और उसके बाद में अगर नहीं चला तो अगेन आप छोड़िए, अपना रैप अप करिए और वापस जाके नौकरी कर लीजिए. ओके, सो अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होंगे, बस क्विक वाले, जस्ट वन वर्ड आंसर. जॉब या बिजनेस? डिपेंड्स. ओके. स्किल्स या डिग्री? स्किल्स. एमबीए या वर्क एक्सपीरियंस? बोथ. मनी या जॉब सेटिस्फैक्शन? बोथ. एक स्किल जो हर स्टूडेंट को सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन. ओके. उसका कोई बाईपास या वो नहीं है. लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग में. जब भी आप बच्चों से बात करिए, सर मैं तो स्मार्ट वर्किंग करके पास हो जाऊंगा, जब आप स्मार्ट वर्किंग की बात करते हो एक्चुअली स्मार्ट वर्किंग नहीं है, वो शॉर्टकट्स है. आप शॉर्टकट से इमीडिएट सक्सेस आपको मिलेगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ कभी नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू एक्सेल इन योर पर्टिकुलर फील्ड, और बाकी चीजें इज अ सबसेट, वो आपको ऑटोमेटिकली आता जाएगा. आपको कैरियर में ग्रोथ भी आएगा, जब कैरियर में ग्रोथ आएगा तो पैसा भी आएगा, जब पैसा भी आएगा तो फेम भी आएगा, एंड दैट इज हाउ everything is interlinked. Only thing is that you have to be very very dedicated and passionate about your job, your deliverables, and वो उसके ऊपर पूरा फोकस रखिए. बाकी rest all other things are by products. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम. बहुत अच्छा लगा आपके साथ, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस के और जो माइंड में कंफ्यूजन्स थी वो क्लियर हुई. सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच. Thank you so much, ma'am, for having me.